So, good morning, students. Good morning, ma'am. Today we will continue our chapter number 12, water in the atmosphere. In the last lecture, we discussed about the forms of condensation. And the different forms of condensation. What are the different forms of condensation? Name them. Mist. Ice. Ice. Rain in the form of ice. That we will discuss today in the precipitation. The form of condensation: dew, Mist. frost, fog and mist, clouds. We already discussed. ठीक. अब आपका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रहता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स. हमने 3 मेन क्लाउड्स जो है 4 टाइप्स के क्लाउड्स किए थे. These are also subdivided into different categories according to the height. So first is write down high clouds. You have to write only the names of these clouds. High clouds include cirrus, cirrostratus and cirrocumulus. ठीक है? Write down high cloud. It includes cirrus, cirrostratus, and third is cirrocumulus. Second आते हैं हमारे मीडियम क्लाउड. मीडियम क्लाउड इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स. ऑल्टोस्ट्रेटस. सेकंड कैटेगरी आती है हमारी मीडियम क्लाउड. इसमें फर्स्ट है हमारा ऑल्टोस्ट्रेटस. सेकंड है ऑल्टोक्यूमुलस. These are 2 types of medium cloud. Next is low clouds. Low clouds includes stratocumulus, stratus, and the third is nimbostratus. And this cumulus हमने किया ही था. Next form of condensation is precipitation. अब precipitation जो है that is also in the different forms. सबसे पहले हमारा टर्म आता है precipitation. जैसे अभी हमने क्लाउड का किया कि क्लाउड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर. सो सेम प्रेसिपिटेशन इज इन डिफरेंट फॉर्म. कई बार आपने देखा होगा कि पानी की बूंदें आती है नीचे, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है जिसको हम रेनफॉल कहते हैं. कई बार हमारा स्नो नीचे आती है, हल्की हल्की आइस, तो वो क्या है हमारा स्नोफॉल. कभी आप देखते हो कि कई बार हल्का उसमें सॉलिड भी होता है पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट भी होता है, दैट इज स्लीट.
फिर हेल, जो आप विंटर्स में एक्सपीरियंस करते हो या फिर समर्स में भी कई बार आते हैं, ओले पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं, वो भी डिफरेंट साइज के आते हैं, कई बार बहुत छोटे होते हैं और कई बार बड़े साइज के भी होते हैं। ठीक, तो हेल जो है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मीन्स क्या है प्रेसिपिटेशन का मीन क्या है? प्रेसिपिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज प्रेसिपिटेशियो। प्रेसिपिटेशियो का मतलब क्या है? हेडलॉन्ग फॉलिंग डाउन ऑन द सरफेस, किसी भी चीज का ऊपर से नीचे आना, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, आइदर इट इज इन द वाटर फॉर्म, आइदर इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जो चीज ऊपर से सीधा नीचे गिर रही है। ठीक, अभी आपने जितना भी ड्यू, फॉग, मिस्ट देखा था, वो कहीं गिर नहीं रहा था, वो वहीं पे फॉर्मेशन हो रही थी उसकी। डिफरेंस समझ आ रहा है? वो भी सॉलिड में हमने किया था, उसको भी हमने देखा था कि वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी है, लेकिन वो ऊपर से नीचे नहीं गिर रही थी, उनकी फॉर्मेशन उसी सरफेस पर हो रही थी। ठीक, लेकिन प्रेसिपिटेशन का मतलब है क्या है? फॉलिंग डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जब वो सरफेस पर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, चाहे वो हमारा वाटर की फॉर्म में है या फिर हमारा सॉलिड फॉर्म में। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? नाउ कम टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। उससे पहले भी कुछ कंडीशंस हैं जो प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमारा जो टेम्परेचर है वो जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉर द कंडेंसेशन। सो द टेम्परेचर मस्ट बी appropriate at which the condensation take place. ठीक, सेकेंड जो है इसका कंडीशन क्या है? द कंडीशन एनकाउंटर्ड एज द पार्टिकल्स पास थ्रू द एयर, कि जब जो हवा होती है, अब हवा भी हमारे पास एयर भी जो है कूल और वार्म दोनों तरह की एयर है। अब ये जो है पार्टिकल्स हमने कहा फॉलिंग डाउन, तो इट मींस दे हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब जब इनको एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो उस टाइम उस उनके रास्ते में किस तरीके की एयर आती है, किस तरीके की कंडीशंस आती हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक तो हो गया कि कंडेंसेशन ही लिक्विड फॉर्म में हुआ या आइस फॉर्म में हुआ, एक तो ऊपर हो गया एटमॉस्फेयर के, और दूसरी चीज क्या है कि कौन सी एयर से जब ये नीचे आ रहा है तो उसके रास्ते में किस तरीके की एयर आ रही है। जैसे ही वो जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक की एयर में आएगा, सपोज कूल एयर की कांटेक्ट में आएगा तो वो ठंडा हो जाएगा, जल्दी अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अगर वो वार्म एयर की कांटेक्ट में आएगा, सपोज इसको हम देख लेते हैं, यहाँ कूल एयर की कांटेक्ट में आया तो यहाँ पर क्या हो गया? वो फ्रोजन आ जाएगा। फिर ये नीचे आया, सपोज यहाँ पर वार्म एयर ब्लो कर रही है, तो वही फ्रोजन जो है हमारा मटेरियल वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से लिक्विड में। तो इट आल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशन फ्रॉम वेयर द इट पासेस। क्लियर हुआ? थर्ड, कि कौन से टाइप के क्लाउड्स हैं और कितनी हाइट पर वो है ग्राउंड से, दैट इज आल्सो affect the type of precipitation. Now come to the main topic, forms of precipitation. We will consider the four types of precipitation. First is snowfall, sleet, forms of precipitation. फर्स्ट है इसमें हमारा स्नोफॉल, सेकंड है स्लीट, थर्ड है रेनफॉल और फोर्थ फॉर्म है हमारी रेनफॉल। फोर टाइप से जो है प्रेसिपिटेशन होता है। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, स्नोफॉल। स्नोफॉल मींस आपने देखा होगा कि जो हमारे हिली एरियाज है दैट एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, है ना। अब हिली एरियाज में जो रेनफॉल है दैट इज एन नेचुरल फिनोमेना, वहां पर होती रह रही है रेनफॉल। लेकिन जब विंटर्स में यही रेनफॉल होती है तो क्या होगा कि विंटर्स में उन एरियाज में जो टेम्परेचर है दैट विल फॉल डाउन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पर क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा टेम्परेचर।
अब जैसे ही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गया तो कंडेंसेशन जो है वो कहाँ पर होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस विल बी हैड इन द बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट पर अगर कंडेंसेशन होगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स दैट विल कन्वर्ट्स इनटू आइस फॉर्म, फ्रोजन फॉर्म, और वो हमारा क्या कहलाएगा, स्नोफॉल। उसे हम क्या कहेंगे, स्नोफॉल। So when the condensation took place below freezing point, the water droplets converted directly into ice form, that is called snowfall. अब ये snowfall जो है वो आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे कण नहीं होते, यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा मिनट पार्टिकल्स। मिनट पार्टिकल्स का मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि जब ये ड्रॉपलेट्स होती है वो बहुत ही मिनट पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। अब ये मिनट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ये आपस में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये थोड़ा सा इनका साइज जो है वो क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमें कॉटन फॉर्म में जब ये नीचे गिरती है स्नोफॉल, तो ऐसा लगता है जैसे कॉटन के छोटे छोटे पीसेस हम नीचे गिर रहे हैं, तो इसलिए इनका साइज जो है वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, because these minute particles, these ice minute particles accumulate with one another and grows into a bigger size. Clear snowfall? Second आता है आपका sleet. Sleet is a mixture of liquid and ice. स्लीट क्या है, लिक्विड और आइस का एक तरीके से मिक्सचर है। ये हमें स्नो के रूप में भी मिल सकता है या फिर हमें स्नो और रेन दोनों के फॉर्म में ये हमें नजर आता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, when the air with temperature above freezing point overlies the air builds a freezing layer, मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके की लेयर्स मिल रही है हमें। एक तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसका हाई है फ्रीजिंग से, और दूसरी लेयर हमें मिल रही है सब फ्रीजिंग, जो थोड़ा सा फ्रीज हो चुकी है। दो लेयर्स मिल रही है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से जाता है तो इट मीन्स यहाँ पर ये किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो इट मींस ये क्या है हमारा इस टाइम, वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर सब फ्रीजिंग है यानी छोटे छोटा मतलब हल्का सॉलिड बेस है, तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ पर ये इनको टेम्परेचर क्या मिल गया, कम मिल गया, तो कुछ जो है इसमें से क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सब फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बोला, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोला। तो इट मींस जो जैसे आप आइस को आप फ्रीजर में रखो, तो आप रखते हो तो 2-1 घंटे बाद देखोगे तो वो सब फ्रीजिंग फॉर्म में होती है, कि अगर आप उसको जरा सा आप उसमें पंच करोगे तो उसपे सॉलिड भी दिखता है और नीचे पानी भी दिखता है, हमें दिखता है ना, जब तक आइस पूरी नहीं जम जाती, तो उसमें वो उसका क्या लेवल है, सब फ्रीजिंग, जिसमें वो थोड़ा सा सॉलिड भी है लेकिन उसके अंदर वाटर कंटेंट भी है। ठीक, फिर जब हम उसे और लोअर टेम्परेचर में रखते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे तरीके से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्लीट जो है वो आपका कौन सा फॉर्म है, जिसमें सॉलिड भी है और वाटर भी है, सब फ्रीजिंग पॉइंट के कांटेक्ट में आएगी तो कुछ पार्ट इसका सॉलिड हो जाएगा और कुछ जो है किसमें कन्वर्ट रहता है, वाटर में। तो ये दैट इज इन द मिक्सचर ऑफ लिक्विड यानी वाटर एंड आइस। थर्ड जो है दैट इज हेल फॉल। हेल फॉल क्या है, जब आपने नॉर्मली आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ओपन एरियाज होते हैं विंटर्स में, दैट एक्सपीरियंस इज हेल। हेल क्या है कि राउंडेड
सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको आप गोले कहते हो। तो इट मींस ऐसे राउंड पार्टिकल्स जो है दैट इज हेल्स। हेल्स भी आपने डिफरेंट साइज के देखे होंगे, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर जो वर्क करती है दैट इज कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स क्या होती है, मैंने एक आपको बताया था कि जो वार्म एयर होती है व्हेन इट गेट वार्म्स इट एक्सपैंड्स, व्हेन इट एक्सपैंड्स इट गोज हायर, है ना, एंड व्हेन इट रीचेस in the atmosphere it begins to cool down and begin to sink, that is convectional currents. अब यहाँ पर हेल की फॉर्मेशन भी कन्वेक्शनल करंट्स के कारण होती है। जैसे ही हमारा जो पानी है वो क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट से डाउन जाता है, टेम्परेचर जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से जैसे ही डाउन चला गया तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, स्नो में या आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मींस ये आइस और स्नो, अब इसको तो आप कहोगे कि ये तो सेम स्नोफॉल वाला कंडीशन आ गया, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे ये स्नोफॉल होती है यानी ये आइस में कन्वर्ट होता है, ये छोटे छोटे इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपस में एक्युमुलेट हो जाते हैं। अब इनसे क्या हो जाता है, इनका साइज बड़ा हो जाता है। अब ये साइज बड़ा होने के कारण द डस्ट पार्टिकल्स कुड नॉट होल्ड इट, है ना, एंड इट विल ड्रॉप डाउन, इनको वो क्या करेंगे, नीचे गिर देंगे। तो ये हमारा हो गया सिंपल हेल, लेकिन इसमें आपको बिगर साइज में मिलते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर एयर जो है यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट्स चल रही है, जैसे ही नीचे आएगा ये पूरा सरफेस पर नहीं आ पाता, जो नीचे से ऊपर उठती हुई एयर है, गर्म एयर, इसको दोबारा से इस हेल को ऊपर ले जाए, फिर वहां पर ले आए, वहां पर आते ही फिर से टेम्परेचर इसको डाउन ले गया बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इस पर जो है वो और आइस कवर आ जाएगा, फिर इस पर एक कोटिंग और आइस की होगी, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये नीचे आएगा, नीचे आते ही फिर एयर जो है ऊपर उठती हुई है इसको फिर से ऊपर ले जाएगी, फिर टेम्परेचर इसको डाउन मिल गया, इसके ऊपर एक और कोटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से सरफेस पर नहीं आ पाता, और जैसे ही नीचे आती है असेंडिंग एयर पुश हिम बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, and here it experiences low temperature and one more coatings are there on the hail. So we have the hail bowls or hail stones, ऐसे हम इनको क्या कहते हैं, hail stones, जो बिगर साइज के हेल्स है that are called hail stones। क्लियर हुआ इतना। नाउ द लास्ट इज रेनफॉल। रेनफॉल हम पहले भी कर चुके हैं कि क्या है, जो भी हमारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस है यानी जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स है, व्हेन द कंडेंसेशन टुक प्लेस अराउंड द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस इन द वाटर फॉर्म दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। अब रेनफॉल जो है हमारा 3 टाइप से है, 3 टाइप की हमें रेनफॉल मिलती है। फर्स्ट इज conventional rainfall, orographic rainfall, and the third is cyclonic और हम इसको फ्रंटियर रेनफॉल भी कहते हैं। देखो इसमें रेनफॉल वही है, the water comes in the water droplets form, लेकिन रेनफॉल क्यों होती है, इसके 3 कारण हैं, 3 रीजन से रेनफॉल जो है होती है। और फर्स्ट आता है इसमें हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या है, क्या होगा, कन्वेंशन का जब भी मतलब आएगा, चाहे वो कन्वेंशनल करंट्स है या कन्वेंशनल रेनफॉल है या कन्वेंशनल एयर है, तीनों में हमेशा यही रहेगा कि
जो सरफेस के पास की एयर है दैट गॉट वार्म एंड इट एक्सपेंड्स। जब ये गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगी, ऊपर पहुंचेगी, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी, और इसके लिए सबसे पहले वार्म एयर तो है लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, वाटर वेपर अमाउंट भी सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, अब ये जो एयर है जैसे ही ये ऊपर की ओर जाएगी, वार्म एयर है, मॉइस्ट है, ऊपर जाएगी, एक्सपेंड करेगी, एटमॉस्फेयर में पहुंची तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, टेम्परेचर डाउन मिलेगा। अब टेम्परेचर डाउन होने के कारण यहाँ जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उसके अराउंड इनका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब ये कंडेंसेशन जैसे ही होगा, अब ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स है इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे और नीचे गिरना शुरू कर देंगे, तो ये फिर से नीचे आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल रेनफॉल, which is largely due to the convectional air currents। ऊपर उठती हवा वाटर वेपर को ऊपर लेके जाएगी, कंडेंसेशन will took place around the hygroscopic nuclei and fall down in the form of rainfall। नेक्स्ट होती है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक मीनिंग जब भी आता है तो इट मींस माउंटेन्स, ठीक है, हिली एरिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये एक हिली एरिया, अब हिली एरियाज में आप देखते हो कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू होता है वहां पर सडनली रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली होता है ना, वैष्णो देवी गए हो, टेम्परेचर जैसे ही वहां पर ज्यादा हो जाएगा, गर्मी होना शुरू हो जाएगी, रेनफॉल हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही गर्मी होगी नीचे तो टेम्परेचर के कारण यहाँ पर वार्म एयर जो है वो अलोंग द हिल साइड ऊपर उठना शुरू होगी। जैसे ही हिल टॉप पर जाएगी वहां पर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होने के कारण यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में आ जाएगी, नीचे वाटरफॉल, रेनफॉल। ठीक है, अब ये एयर जो ऊपर उठी, अब यहाँ पर देखो इस चीज में फर्क है, हमने कहा था वो एयर वापस आई थी कन्वेक्शन में, है ना, यहाँ पर एयर वापस नहीं आ रही है, ये भी एयर क्या होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और इसने वाटर को नीचे गिराना शुरू कर दिया, रेनफॉल हो गया जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहेंगे। लेकिन ये एयर फिर अलोंग द हिल साइड नीचे उतरना शुरू हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर इसने सारा प्रेसिपिटेशन कर दिया, so it have very less amount of water vapor in it, that's why the windward side, that is called windward side, जहाँ से एक्सपेंड करना शुरू करती है। तो windward side of the mountains experiences high rainfall, whereas the leeward side, जहाँ से यह नीचे उतरती है, leeward side of the mountains experiences low amount of rainfall। यहाँ पर हाई रेनफॉल मिलेगा हमें और यहाँ पर लो रेनफॉल, and this form is called orographic rainfall। क्लियर हुआ? क्या होगा कि एयर जो है वो हिल्स के साथ साथ ऊपर उठना शुरू होगी, जब नीचे से जा रही है ये गर्म है, इसमें वाटर वेपर है। एक चीज आपने देखना है कि रेनफॉल के लिए उस एयर में वाटर वेपर अमाउंट जो है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना जरूरी है। जैसे ही ये एयर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते हुए हाइट एल्टीट्यूड पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ये ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन, और कंडेंसेशन होगा। अब यहाँ पर ये जो है इसको होल्ड नहीं कर पाएगी एयर और यहाँ पर भी क्या कर देगी, रेनफॉल। फिर दूसरी साइड से ये एयर नीचे उतर जाएगी, लेकिन जब ये नीचे उतर रही है सो देन इट हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब थर्ड है आपका फ्रंटियर और साइक्लोनिक। साइक्लोन्स की फॉर्मेशन आपने देखी होगी, वर्ड तो सुना होगा ना, साइक्लोन्स जैसे आते हैं, अभी भी आए थे तो बे ऑफ बंगाल और इस तरफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो
जाता है, बहुत थंडर स्टॉर्म और ये सब लेकर आते हैं अपने साथ। हाँ हाँ जी, जो राउंडिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोन्स की फॉर्मेशन, हमारा ये चैप्टर डिलीट हो गया, अदरवाइज आप ये भी देखते हैं कि ये साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। दीज आर फॉर्म, हम शॉर्ट में करेंगे इसको। ये जो फॉर्म है ये दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की एयर मासेस के कारण बनते हैं। एयर मासेस क्या होते हैं? अब मैंने एयर नहीं कहा, यहाँ पर एयर मासेस कहा। एयर मासेस जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एयर। कैसे कि ये एयर मासेस है जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स, कई किलोमीटर से जो है, हजारों किलोमीटर से ये हवा आ रही होती है, और जिस जिस रीजन से ये आती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेकर आती है। अगर वो ओशंस पर से आ रही है तो उसमें से मॉइस्चर कैरी कर लेंगी, अगर वो लैंड एरिया पे से आ रही है तो वो ड्राई होंगी, ठीक। अगर वो ठंडे रीजन से आ रही है दैट विल बी कोल्ड एयर मासेस, एंड इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द वार्म रीजन दैट दे विल बी वार्म एयर मासेस, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे दो डिफरेंट टाइप की एयर मासेस है। एक एयर मास हमारा इधर से आ रहा है और एक एयर मास इधर से आ रहा है। ये हमारा कोल्ड एयर मास है और ये हमारा वार्म एयर मास है। अब क्या होगा कि ये जब दोनों आपस में आएंगे एक दूसरे के पास, तो क्या होगा कि ये एकदम से एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाएंगे तो इट मींस जो वार्म एयर है वो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आएगी तो ये वार्म एयर ठंडी होने के, गर्म होने के कारण क्या होगी, एक्सपैंड होना शुरू होगी। तो ये जो है ऊपर उठना शुरू होगी और वही वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोल्ड एयर मास नीचे आएगी, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर इस तरीके की फॉर्मेशन होती रहती है, और ये फॉर्मेशन तब तक चलती रहती है जब तक वो सेम टेम्परेचर पर ना आ जाए। तो ये जो आप कहते हैं ना घुमाव बनता है, तो इसी तरीके का ये ऐसे बनता है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन होगी, साइक्लोन की। अब फिर वही फंडा तो वही है सब सबका साला लास्ट में कि क्या है कि वार्म एयर जैसे ही एक्सपैंड होकर ऊपर जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके वो कंडेंसेशन हो जाएगा, उसमें कंडेंसेशन होते ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइक्लोनिक रेनफॉल है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मासेस, ठीक है। ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस द साइक्लोन्स फॉर्म और द फ्रंट फॉर्म। फ्रंट क्या चीज होती है, यहाँ पर साइक्लोन और फ्रंट हमने कहा ना, ये जब पूरा बनता है तो साइक्लोन्स है, और फ्रंट क्या होता है जब दो एयर मासेस आपस में आ रही हो, ये दोनों, मैंने कहा कि ये दोनों एकदम से मिक्स नहीं होना शुरू होते। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एक ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर आप जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो, आप बैठते हो, आपके साथ वाली सीट पर कोई और बैठा है, आप उसको नहीं जानते, है ना। कुछ देर तो आप उससे बात ही नहीं करोगे, फिर आपको लगता है बहुत लंबा सफर है यार, चलो इंट्रोडक्शन तो ले ले, कौन कहाँ से बैठा है हमारे साथ में, कभी जरूरत पड़ जाती है। आप उससे हाय हेलो करोगे, उसका नाम पूछोगे, अपना बताओगे, फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पहले आप दोनों मिक्स ही नहीं हो पा रहे थे, फिर आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन। जब आप फिर हाफ एन आवर 1 आवर पास आउट होगा, आप एक दूसरे से फैमिलियर होंगे, तो आप अपने काफी सारी बातें भी उनसे शेयर करना शुरू कर दोगे। और कई पर्सन ऐसे मिल जाते हैं तो आप पूरे ट्रैवलिंग में आप अपनी पूरी हिस्ट्री बता देते हो उन पर्सन को, है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में दो डिफरेंट पीपल मिले, वो दैट देन दे कांट मिक्स अप विद अदर, तब वो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक लेना शुरू कर देंगे। और यही चीज यहाँ पर है, जब दो एयर मासेस आ रही हैं पास में तो दे कांट मिक्स विद वन अनदर फ्रीक्वेंटली, यानी कि इधर से कोल्ड आ रही है इधर से वार्म आ रही है तो इन दोनों में मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता। उनके बीच में एक पतली सी, हम कह सकते हैं कि गैप का लेयर बन जाता है, जिसको हम फ्रंट कहते हैं, जो धीरे धीरे कवर होता है जैसे जैसे वो एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक लेना शुरू करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा हम डीप नहीं करेंगे इसको। So these are the three types of air masses, rainfall, and cyclones are generate over the Arabian Sea and Bay of Bengal. A Bay of Bengal in the winter, and India experiences rainfall in winter due to the cyclones, western disturbances जिनको हम कहते हैं। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ जनरेट होते हैं,
मेडिटेरियन सी में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो मेडिटेरियन सी है वहां साइक्लोन जनरेट होते हैं और ये एयर मासेस के थ्रू इंडिया तक आते हैं और यहाँ रेनफॉल करते हैं। तो जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, दैट एक्सपीरियंसेस रेनफॉल इन द विंटर ड्यू टू द साइक्लोन्स कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एंड द तमिलनाडु experiences rainfall in winter in November and December due to the cyclones in Bay of Bengal. क्लियर? अब इतनी दूर से कोई चीज उड़ के आ रही है तो नॉर्मली कि उसकी स्पीड भी हाई होगी। स्पीड अगर उसकी हाई होगी एयर की तो अपने साथ स्टॉर्म, थंडर और ये सब लेके आएगी। ठीक है, इसीलिए जब ये साइक्लोन्स आते हैं तो अपने साथ ये सब एक हैवी रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म साथ में लेकर आते हैं। Clear all about the rainfall? Now the distribution of rainfall. Distribution of rainfall वही characteristics है जैसे जैसे हमने देखा कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर पर कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। इक्वेटर पर कन्वेंशनल रेनफॉल कैसे होती है कि वहां पर पहले तो गर्मी है, इंसुलेशन अमाउंट ज्यादा है, इंसुलेशन अमाउंट के कारण वहां पर क्या होगा, एयर ऊपर उठेगी और कंडेंसेशन होगा। इसलिए इक्वेटर एक्सपीरियंसेस रेनफॉल डेली इन द नून, आफ्टरनून जो का टाइम है उस टाइम वहां पर हमेशा डेली रेनफॉल होता है, जिसके कारण वहां टेम्परेचर बैलेंस रहता है। और उसके बाद जैसे ही इवनिंग होती है तो रेनफॉल बंद हो जाता है। ये फिनोमेना नॉर्मली ऑकर्ड होता है, दैट इज इन द इक्वेटर। सो इक्वेटर, near the equator rainfall amount is maximum, and as we go far from the equator near the poles the rainfall amount is minimum. ठीक है, सेकंड इसका आता है 40 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस हाई रेनफॉल while the 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स रिसीव लो रेनफॉल। सेकंड अगर आप देखो, दूसरा हमें प्रेशर बैंड्स पता क्या होती है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बैंड्स। 7 प्रेशर बैंड्स है, हमने डिवाइड किया हुआ है पूरे ग्लोब को 7 प्रेशर बैंड्स में। तो यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, जहां हाई प्रेशर है उससे लो प्रेशर की ओर विंड मूव करती है, और इसके अकॉर्डिंग हमने पूरे ग्लोब को 7 प्रेशर बैंड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 लो प्रेशर बैंड भी है और 2 हाई प्रेशर बैंड भी है। इक्वेटोरियल बैंड जो है वो लो प्रेशर बैंड है, फिर उससे ऊपर हाई प्रेशर बैंड आ जाती है, फिर हमारा जो टेम्परेट रीजन है फिर वहां पर क्या आ जाती है, लो प्रेशर बैंड आ जाती है। ठीक, तो इट मीन्स क्या होगा, जैसे सपोज हमारा ये ग्लोब है, यहाँ पर मैंने कहा कि ये दो जो है वो क्या है, यहाँ पर भी लो प्रेशर बैंड है और यहाँ भी लो प्रेशर बैंड है। फिर एक रीजन आ रहा है यहाँ पर हाई प्रेशर बैंड है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है। फिर रीजन हमने डिवाइड किया हुआ है, फिर ये जो है लो प्रेशर रीजन है, ये भी लो प्रेशर रीजन है। ठीक, अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगे फ्रेंड्स। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। क्लियर? अब ये एरिया क्या है, 0 डिग्री का एरिया है, 0 to 15 डिग्री का। इट मींस यहाँ पर एयर आ रही है तो यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है, क्योंकि एयर यहाँ पर आ रही है। जैसे ही हम कहते हैं ना मॉनसूनल रेनफॉल, मॉनसून किस कारण आते हैं, ड्यू टू दिस फिनोमेना। अब यहाँ से समुद्र से जैसे ही हवा इक्वेटर की तरफ आएगी तो अपने साथ इतना सारा मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पर हम जो है 4 महीने रेनफॉल रिसीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा क्या है, लो प्रेशर बैंड है। अब यहाँ से ये है हमारी ईस्टर्लीज, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर भी ईस्टर्लीज जो ईस्ट की तरफ मूव करती है, ये विंड्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। फिर यहाँ पर हमारी आती है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो यहाँ पर क्या है कि इनके कारण कॉन्टिनेंट्स की साइड जो है वो भी डिफरेंट रेनफॉल रिसीव करती हैं और डिफरेंट रीजन में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा 40 to 60 डिग्री का एरिया है दैट रिसीव्स रेनफॉल, 30 to 35 डिग्री का जो एरिया है दैट रिसीव्स लो रेनफॉल। ठीक है,
इसके बाद जो हमारा कोस्टल एरियाज है दैट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द कॉन्टिनेंटल एरिया. Eastern margin of the continents in the path of trade winds receives more rainfall. अब मैंने आपको ये कहा था कि ये ईस्टर्लीज है, ईस्टर्न साइड से आ रही है, तो इट मींस उस जो यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स होंगे उनके ईस्टर्न मार्जिन पर ये हैवी रेनफॉल करेंगे और ये वेस्टर्न मार्जिन क्या रहेंगे, ड्राई होंगे. ऐसे ही जो वेस्टर्लीज जा रही है तो ये क्या जा रही है, वेस्टर्न साइड जा रही है. तो इट मींस ये क्या होगा, वेस्टर्न साइड से जा रही है तो इट मींस यहाँ अगर कॉन्टिनेंट है या यहाँ कॉन्टिनेंट है तो हम वेस्टर्न साइड पर रेनफॉल करेंगी और ईस्टर्न साइड ड्राई रहेगा. तो ईस्टर जहां से ईस्टर्लीज को हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, तो जहां से ट्रेड विंड्स फ्लो करती है वहां के कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन जो है दैट रिसीव्स हाई रेनफॉल रादर देन द वेस्टर्न साइड, एंड वेयर द वेस्टर्लीज ब्लोज the continents of the western margin of the continents receives high rainfall. क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद आते हैं हमारे mountains. Mountains also influence the distribution of rainfalls and it depends upon the condition of mountains. अब mountains आप देखते हो हिमालय भी है और अरावली भी है, दोनों ही हिल्स है ना, लेकिन जो हमारा माउंटेन है, हिमालय है या वेस्टर्न घाट है, वो एरिया हमारा हाई रेनफॉल रिसीव. हेलो वंदना मैम. मेघालय में हमारे हिल्स है, तो जब यहाँ पर एयर आएगी मॉइस्ट एयर तो वो इसके रास्ते में क्या बन जाएगी, ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल होने का ये उसको आगे जाने नहीं देगी और उसको अपना मॉइस्चर यहीं पर डालना है, उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं. ऐसे ही वेस्टर्न घाट वो भी हवाओं के जब हमारे मॉनसून आते हैं तो यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर इनके रास्ते में ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करते हैं जिससे यहाँ पर भी क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल. लेकिन जो अरावली है, जब हमारी यही मानसून की एक ब्रांच इधर जाती है तो वो इसके साथ पैरेलल निकल जाती है. ठीक है, यहाँ पर ये इसके रास्ते में नहीं है, इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर वो कम रेनफॉल. क्लियर? Now we can divide the regions according to the amount of rainfall. You will do it yourself. Not talking, please.